फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हम आज डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 94 एनटीए 94। दोस्तों लेटेस्ट पेपर आपके लिए हम लेकर आए हैं। रूल्स आपको पता ही है, पुराने रूल्स। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, रीड करने के बाद आपको दूंगा कुछ सेकंड का टाइम बेस्ड ऑन द क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है बिना किसी दूसरे बच्चे का कमेंट देखे। आपकी ईमानदारी आपके साथ, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atom in its ground state are excited to by monochromatic radiations of photon energy 12.1 electron volt. The spectral lines emitted by the hydrogen atoms according to the Bohr theory will be. दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डायरेक्ट आपको पता है बच्चों। क्या ये अगर -13.6 है, ये -3 पॉइंट समथिंग, ये -1.51, राइट? अब आप डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का तो डिफरेंस आ जाएगा आपको सीधा 12.1 गिवन है, ये 12.1, राइट? अगर 12.1 गिवन है तो बेसिकली n इक्वल टू 1, 2 और 3 है, राइट? या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं -13.6 प्लस एनर्जी गिवन। कितनी एनर्जी गिवन है? एनर्जी गिवन है 12.1 इक्वल्स टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई को आप 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से भी कर सकते हैं, तब भी आपका n इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट? अब n इक्वल टू 3 आ गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस NC2 मतलब 3C2। मेरा आंसर आ गया बच्चों 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज h by pi. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़े से शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम गिवन है, कितना गिवन है बच्चों? h by pi। एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू r क्रॉस v। क्या mvr लिख दो उसको, राइट? अब ध्यान से देखो, यहां से वेलोसिटी होगी मेरी h अपॉन पाई mr। दिस इज वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। m ने m को मार दिया। अब देखो h की वैल्यू पता है आपको 6.6 × 10⁻34। 2 आपको पता ही है, पाई आपको पता ही है, मास आपको पता ही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, राइट? रेडियस आपको रखनी है 5.3, क्योंकि फर्स्ट n = 1 पे रेडियस कितनी होती है? 5.3 × 10⁻11 मीटर का स्क्वायर, ठीक है? ये स्क्वायर और ये पावर 1। ये आपको अब आंसर देखोगे तो ये आ जाएगा जूल में। क्या आएगा? जूल में। लेकिन ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
तो बच्चों पूरे का डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट? द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. Next, the center of mass of a non-uniform rod of length L whose mass per unit lambda is equals to kx square by L, where k is a constant and x is the distance from one end is. आपको मिलता है 1 मिनट का समय. शुरू हो जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन का समय. अब देखते हैं इसका सोल्यूशन. हमें पता है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन के इंटीग्रेशन करके निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट? m1 प्लस m2 क्या लिखते हैं अपन? इंटीग्रेशन dm, और वहां पे क्या लिखते हैं? dm into x. अब देखो dm की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा into dx होता है. लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm. अब देखो लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? kx² by l. तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन kx² by l इंटू x dx, वहां से डिवाइडेड बाय k बाय l जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x² dx, राइट? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लैम्डा dm को क्या किया? लैम्डा इंटू dx, ठीक है? तो ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, dx पुट कर दिया. अब देखो k बाय l से k बाय l कैंसिल, ऊपर क्या होता है? x³ इंटीग्रेशन x³ dx, और नीचे क्या होता है? x² dx, राइट? x³ का इंटीग्रेशन x⁴ by 4, x³ by 3 नीचे वाला इंटीग्रेशन, तो मेरा आंसर आ गया 3/4 इंटू x. वैल्यू पुट कर दो बच्चों 0 to l, मेरा आंसर आ गया 3/4l. द करेक्ट ऑप्शन इज A. Fourth, a body of mass m is moving at speed v makes a one-dimensional collision with another stationary body of same mass in horizontal table. They are in contact for a very small time delta t. The contact force between them varies as shown in the graph. The coefficient of restitution for the collision will be. आपको निकालना है coefficient of restitution. आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं बच्चों. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स. शुरू हो जाइए. चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, नोट कर लीजिए. ये हमें क्या गिवन है? फोर्स टाइम ग्राफ. आपको पता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग इज कॉल्ड एज इंपल्स. चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं. दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 - v1 डिवाइडेड बाय u1 - u2. मतलब ये क्या है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. याद रखना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कोलिजन के पहले बॉडी एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती है, और जस्ट कोलिजन के बाद बॉडी एक दूसरे को दूर भगाती है. अब यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो रीजन है ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये है जस्ट 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 आफ्टर कोलिजन. ये वाला एरिया याद रखना बच्चों. मतलब ये वाला जो कंप्रेशन का पार्ट है, या मैं बोलूं अप्रोच का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? सेपरेशन का. तो आपको पता है इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, इंपल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ कंप्रेशन.
या अप्रोच। इम्पल्स नथिंग, इट इज एरिया। मतलब आपको करना क्या है, एरिया कंपेयर करना राइट वाला और लेफ्ट वाला। सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखो आपको पता पड़ गया, अगर मान लो मैं एफ मैक्स मान लू इसको, एफ मैक्स, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी बाई थ्री, क्योंकि ये 2t डेल्टा 3/3 है। तो ये हो जाएगा रेशियो का पूछा है, दिस टू दिस पूछा है ना, रेस्टिट्यूशन का। तो ये जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी, इतनी, बेस कितना, डेल्टा टी बाई थ्री डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ये है, बेस हो जाएगा 2/3, राइट। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। A pendulum consisting of a small sphere of mass capital M suspended by an inextensible and massless string of length L is made to swing in a vertical plane. If the breaking strength of the string is 2 mg, then the maximum angular amplitude of the displacement from the vertical can be। आसान प्रॉब्लम आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों में पता है कि जब भी पार्टिकल्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो ग्राउंड पे ही लगती है, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ग्राउंड नहीं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगती है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यहां से मैंने इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं वीबी होगी कुछ, वीबी कितनी होती है, अंडर रूट, राइट। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh 1 माइनस cos थीटा करके निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे एक लग रहा है टेंशन ऊपर, एक लग रहा है mg नीचे, और एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर, राइट। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। क्या मैं ऐसे लिख दूं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स t माइनस mg बाय m। मतलब टेंशन कितना हो जाएगा मेरा, टेंशन हो जाएगा, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 2 टाइम्स mg। टेंशन कितना गिवन है, 2 टाइम्स mg, डायरेक्ट पुट कर दो, 2 mg माइनस mg, क्या mg हो गया, mg बाय m। मेरा एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, तो यहां पे पुट करता हूं v स्क्वायर बाय r, राइट। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी। आपको पता है ये जो वेलोसिटी का गेन है क्या ड्यू टू द ड्रॉप इन द पोटेंशियल एनर्जी। कितना ड्रॉप हुआ है, वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है, तो 2gh, h की जगह होता है r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा इक्वल टू rg। r कॉमन निकाल लो बच्चों, तो ये जाएगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा मेरा आ गया 60 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, two identical short magnetic dipoles of magnetic moment 1 each placed at a separation of 2 meter with their axes perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipole will be। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए।
चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि दो मैग्नेट एक इधर एक इधर, तो अगर मैं सेंटर पे कोई पॉइंट लेता हूं, राइट, कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मतलब 1 मीटर ईच हो जाएगा। अगर इसके कारण उसको मान लेता 1 है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी अलोंग द एक्सिस एक्सियल पॉइंट। ये वाले के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, करेक्ट। आपको पता है कि जो एक्सियल फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है, ये सबको कॉमन सेंस पता है। अगर मैं इसको 2b लिखूंगा तो उसको 2b लिखना पड़ेगा, राइट। अब वो पूछे रिजल्टेंट बता दो, तो रिजल्टेंट निकालना सिंपल है, √a² + b²। रिजल्टेंट विल बी √a² + b², सिंपल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी √a² + b²। कितना आ गया बच्चों, √5 × b। अब आप देखोगे ऑप्शंस तो आपको सीधा पता पड़ जाएगा, आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे। 2 bulbs of equal power are connected in parallel and they totally consume 110 watt at 220 volt. The resistance of each bulb will be 45 seconds का समय आपके लिए शुरू होता है अब। दोस्तों याद रखना, जब बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो नेट पावर होता है वो P1 + P2 होता है। आइडेंटिकल बल्ब है तो क्या लिख दो डायरेक्ट, 2P = 2। नेट पावर कितना दे रखा है, 110। 55 वाट इक्वल्स टू द पावर ऑफ द बल्ब, राइट। अब हमें पता है जो पावर होता है वो V²/R होता है, तो आंसर आ गया मेरा R = V²/55। सिंपल है, V की वैल्यू डाल दो, 220 गिवन है आई थिंक, राइट। 220 जैसे ही आप डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880 ओम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, a galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along the resistance of 2950 ohm in series to show full scale deflection of 30 divisions. The additional series resistance required to reduce deflection to 20 divisions is। दोस्तों आपको देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम सोचने के लिए, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखिए बच्चों इसको अप्रोच कैसे करना है। हमें गिवन है 3 वोल्ट की बैटरी, 50 ओम गैल्वेनोमीटर, 2950 एक रेजिस्टेंस है, राइट। अब इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। उनने बोला है कि इसमें टोटल डिफ्लेक्शन कितने हैं, 30 डिवीजन है, 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक। उनने बोला कि 20 डिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, तो एक रेजिस्टेंस R सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए करंट फ्लो हुई यहां से आई, कितनी फ्लो हुई, आई, राइट। अभी 30 डिफ्लेक्शन के ऊपर कितनी करंट फ्लो रही, आई करंट फ्लो रही। तो सिंगल डिफ्लेक्शन के ऊपर क्या I/30, मतलब 20 डिविजन्स के ऊपर क्या I/30 × 20 यूनिटरी मेथड, करेक्ट। मतलब मुझे करंट कितनी चाहिए, 2/3 आई चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जो न्यू करंट चाहिए आई न्यू, वो चाहिए 2/3 टाइम्स आई ओल्ड,
आया समझ में? अब देखो आई वोल्ट निकालते हैं, क्या करंट पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल 3 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2950 प्लस 50, क्या 3000 डायरेक्ट लिख दूं, और यहां पर ये होगा 3 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट बैटरी है, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 2950 प्लस 50 प्लस आर, बस अब काटा पीटी शुरू कर दो बड़ा बड़ा, तो ये हो जाएगा 9000 इज इक्वल्स टू 6000 प्लस 2r, सिंपल, मेरा आंसर है 1500। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A particle of mass capital M and charge capital Q is attached to a string of length capital L. It is whirled in a vertical circle of in electric field E capital E. The speed of the particle at A so that the tension in the string at A is 10 times the weight of the particle. बच्चों को प्रॉब्लम गिवन है, आसान है, 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ध्यान से देखो, इसकी स्पीड कितनी है v, कितनी बच्चों स्पीड v है, राइट। अच्छा, ये पार्टिकल घूम रहा है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो आपको दिख रहा है कि एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा टेंशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, कितना QE, राइट, फोर्स इक्वल्स टू QE। अब देखो इसका एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है वो कहां है, पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, अगर नेट एक्सेलरेशन ऊपर है इसका मतलब नेट फोर्स भी ऊपर है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास T प्लस QE माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू t। उनने गिवन है कि जो टेंशन है वो 10 टाइम्स वेट है, तो मैं टेंशन को डायरेक्ट लिख दूं 10 mg माइनस mg प्लस QE डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा, स्पीड ही पूछी ना उन्होंने, हाँ स्पीड पूछी है, तो ये जाएगी r बेसिकली रेडियस है, रेडियस इज नथिंग इट इज लेंथ, तो ये जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइड बाय जी, हाँ, तो ये हो जाएगा 9 mg कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, ये जाएगा 9g माइनस ये 10 माइनस 9 1 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया, ये जाएगा QE बाय m v स्क्वायर बाय r, तो v निकालना हो तो इस पूरे का कर दो अंडर रूट, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ना क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन सर्किट स्विच K इज ओपन, the charge on the capacitor is C in steady state is Q1. Now the key is closed and the steady state charge on C is Q2. The ratio of charge on Q1 is to Q2 will be। आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकेंड का समय, ध्यान से करना, शुरू हो जाइए।
तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है बैटरी है ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस गिवन है, राइट। आपको पता है स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में क्या जो चार्ज डिपॉजिशन हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद ये कैपेसिटर बिहेव कैसा करता है, ओपन सर्किट बच्चों, कैसा बिहेव करता है, एज अ ओपन सर्किट। अब कोई भी चार्ज को या करंट को फ्लो होने नहीं देगा। इसका मतलब ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, प्लेट्स के अक्रॉस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो आपको पता पड़ जाएगा Q max इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, कब, यहां से जब मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक बात। अब सिमिलरली यहां भी होगा, ये R है, ये 2R है। पहले तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक बात है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा था पूरा I, V इक्वल्स टू IR। यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय ये दोनों सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 3R। तो आपको ये चीज दिख गई कि E बाय 3R करंट फ्लो हुई, करेक्ट। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, करेक्ट। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस P डैश Q डैश कितना होगा, I इंटू R, क्या लिख दूं 2 इंटू E बाय 3R गेट कैंसिल। यहां पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था वो पूरा की पूरा E मिल रहा था, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 2E बाय 3 मिल रहा है, करेक्ट। तो जब मैं Q निकालूंगा, Q मैक्स न्यू केस में इक्वल्स टू C इंटू V डैश, V डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दूं, ये हो जाएगा CE अपॉन 3। रेशियो ले लो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 3:2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, an ideal coil of 10 Henry is connected in series with a resistance of 5 ohm and a battery 5 volt. 2 seconds after the connection is made, the current flowing in ampere in the circuit will be। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। हमें पता है, ध्यान से देखना, जो ग्रोथ ऑफ द करंट होता है किसमें, एलआर सर्किट में, द ग्रोथ ऑफ द करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, वेल टी बाय टाउ इज नथिंग, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट, ठीक। टाइम कांस्टेंट को क्या एल बाय आर भी लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, एल बाय आर भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड, आर कितना है, आर है 5 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी है, एल वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 आई नॉट। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बात, चलिए यहां से मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ई बाय आर निकालना, तो आपको आ जाएगा, वो कट जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, a metal rod of resistance 20 ohm is fixed along a diameter of a conducting ring of radius 0.1 meter and lie in xy plane. There is a magnetic field B 50 Tesla K vector. The ring rotates with an angular velocity of omega 20 radian per second about its axis. An external resistance of 10 ohm is connected across the center and the ring. The current through external resistance will be। आपको निकालना है करंट, शुरू हो जाएगी बच्चों, आसान सवाल, 45 सेकेंड्स का समय।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जब भी कोई डिस्क या कोई स्पोक वाली रिंग रोटेट करती है तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर्मूला पोटेंशियल डायरेक्ट हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल आपको पता है। अब क्या क्या वैल्यूज गिवन है बच्चों, यहां पे एल कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर, तो सिंपल बात हो गई है, ये हो गया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक बात। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं करंट पूछ रहे हैं, करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस कौन सा है, हमें पता है I इक्वल्स टू E इंटू आर प्लस आर। बस दोनों रेजिस्टेंस पुट कर दीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आर रेडियस है और ये आर रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक बात। चलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the escape velocity from the earth is 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density as that of the earth is. आपके सामने 45 सेकंड का समय शुरू हो जाएगी बच्चों। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, वो √2gm बाय आर होता है, लेकिन हमें मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेंसिटी के बारे में। तो आपको पता है जरा डेंसिटी क्या, मास को मैं लिख दूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर इंटू रो। तो आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या एस्केप स्पीड प्रोपोर्शनल हो गई आर स्क्वायर की, मतलब रूट के बाद निकालूंगा तो आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आपको पता पड़ गया कि अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो क्या मेरी एस्केप स्पीड भी डबल हो जाएगी, मतलब 11 अगर नॉर्मल है सरफेस पे तो 22 हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, two metallic sphere each of mass capital M are suspended by two strings each of length capital L. The distance between the upper ends of string is L. The angle with the strings will make with the vertical due to mutual attraction of the spheres will be. दोस्तों आपके सामने शुरू करता हूं मैं समय, 1 मिनट का, तेजी से सॉल्व कर दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। दो मास सस्पेंडेड है एल लेंथ की स्ट्रिंग्स है, जिसका इनिशियल सेपरेशन भी कितना है, अपर एंड का एल। ठीक बात, ये हमें गिवन है। और क्या चीज गिवन है, अब वो पूछ रहे हैं कि कितना एंगल बनाएंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन से। मान लीजिए म्यूचुअल अट्रैक्शन से सिमेट्रिकल है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना लिया, मान लीजिए थीटा। ठीक है, कैसे, एक फोर्स लगा इधर म्यूचुअल अट्रैक्शन का, एक लगेगा ग्रेविटी अर्थ की m इंटू जी, ये लगेगा F म्यूचुअल अट्रैक्शन Gm1m2/r²। ठीक बात। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको पता पड़ जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये टेंशन T है। जो नेट फोर्स है, क्या नेट फोर्स ध्यान से
नेट फोर्स पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं, कौन से फोर्सेस को, टेंशन को, ये थीटा ये भी थीटा, मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक बात। अब देखो हमें उनने लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन एक चीज गिवन है, दोनों की इनिशियल लेंथ कितनी थी, l, मतलब इनिशियल अट्रैक्शन कितना था दोनों में, इनिशियल अट्रैक्शन था gm² बाय l², ये इनिशियल अट्रैक्शन था, करेक्ट। अच्छा मैं मान रहा हूं थीटा बहुत स्मॉल है बच्चों, थीटा बहुत स्मॉल है, अदरवाइज मेरे को इफेक्टिव लेंथ ये दोनों के बीच की लेनी पड़ती जो कि l नहीं होती। ठीक बात है। चलिए दैट इज इक्वल्स टू m इंटू, क्या g को लिख दो, g इंटू मास ऑफ द अर्थ बाय r², हालांकि स्मॉल g की वैल्यू में ही पूछा हमने तो इसको g ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो ले लो, tan थीटा आ जाएगा g m बाय स्मॉल g इंटू l²। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। बट ध्यान रखना बच्चों, यहां पर अजम्पशन लिया है, क्या अजम्पशन लिया है कि जो एंगल है बहुत छोटा है, मतलब जो दोनों बॉल की सेपरेशन हमने एल ही मानी है, तभी हम फोर्स लगा सकते हैं gm² बाय l², अदरवाइज नहीं लगा सकते, हमें इफेक्टिव डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। 5 rods of same dimension are arranged as shown in the figure. They have thermal conductivity K1, K2, K3, K4, K5. When point A and B are maintained at the temperature, no heat would flow through the central rod if। दोस्तों आसान सवाल, 30 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। आपको पता है स्पेशल लॉ, किरचॉफ्स लॉ, यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाएगा। कौन सा लॉ लग जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि R1 बाय R2, याद है, K1 है, K3 है, K4 है और K2 है, राइट। हमें पता है रेजिस्टेंस होता है L बाय K, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो लू या उसके इनवर्स का रेशियो लू, बात तो बराबर ही। इसका मतलब कि K1 बाय K3 डायरेक्ट क्या K2 बाय K4 हो जाएगा, खूब पांच डायरेक्ट आ गया, आंसर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। PV graph of an ideal gas is shown in the diagram. Work done by the gas in the process A, B, C, D। आपको मिलता है दोस्तों पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है द एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव यू, खत्म, वर्क डन, मेरा वर्क डन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक वर्क डन क्या है, नेगेटिव, और यहां से यहां तक 0 है, राइट, यहां से यहां तक पॉजिटिव है। एक काम करूं मैं, अगर सिर्फ ये वाला एरिया ले लो, ध्यान से देखो सिर्फ ये वाला एरिया, तो क्या नेटवर्क मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये चीज क्लियर। अब देखो सीधा एरिया निकालता हूं मैं, ये डिस्टेंस 2p माइनस p मतलब p है, और ये डिस्टेंस 2v माइनस v मतलब v है, तो क्या ये एरिया डायरेक्ट pv आ गया। अब क्या बचा है, अब या f पॉइंट से लेके
डी पॉइंट तक का एरिया निकाल लो, खत्म। ये मेरा एरिया, ये वाला निकाल लो, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, बस बंदा आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपको दिख जाएगा ये कितना है 2v माइनस 3v क्या भी, और ये प्रेशर है 2p। तो आपको दोस्तों आंसर आ गया 2p इंटू वी के 2pv और प्लस pv, तो मेरा आंसर आ गया 3pv डायरेक्ट। आपका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। An ideal gas gamma equals to 1.5 is expanded radiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce the root mean square velocity of the molecules to half? दोस्तों आपके सामने समय 45 सेकेंड्स का शुरू हो जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो आरएमएस स्पीड होती है वो होती 3RT/m। इसका मतलब अंडर रूट के साथ, इसका मतलब अगर मुझे v को आधा करना है तो क्या टेम्परेचर का रूट, मतलब टेम्परेचर को मैंने T/4 करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर आपको? अगर मेरा टेम्परेचर T/4 हो गया तो वेलोसिटी हो जाएगी v/2। सिंपल। अब देखो एडियाबेटिक के लिए याद रखना Tv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, Tv टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक। अब वो बोल रहे वॉल्यूम में चेंज कितना करें, तो आपको पता पड़ गया। इसको लिख दूं मैं v इंटू टी टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू सी। एक ही बात है, एक ही बात है। इसका मतलब v1 बाय v2 इक्वल टू t2 बाय t1 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। गामा कितना गिवन है 1.5, 3/2 डायरेक्ट पुट कर दो, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। इसका मतलब कितना हो गया, ये पावर 2 आ गया, मतलब t2 बाय t1 टू द पावर 2 हो गया। अब देखो यहां पे कितना दिख गया, जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना करना है मेरे को 1/4, मतलब हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2, मतलब क्या 1/16 हो गया। तो v1 बाय v2 कितना हो गया बच्चों 1/16। इसका मतलब 16 इंटू v1 क्या v2 हो गया, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 16 टाइम्स होगा। बी ऑप्शन। 18th, the quantity of charge that will be transferred by a current flow of 20 ampere over a 1 hour 30 minute period will be। आसान सवाल, 30 सेकेंड्स का समय शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं सोल्यूशन। हमें पता है चार्ज बाय टाइम क्या करंट होता है, मतलब करंट को मैं आई इंटू टी भी लिख सकता हूं, आई इंटू टी चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, करंट कितना, करंट है 20 एम्पियर, टाइम कितना है 1 आवर 30 मिनट, क्या 90 मिनट लिख दूं, 90 मिनट मतलब सेकंड में हो जाएगा 90 इंटू 60। सिंपल, द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, a thin circular disk of radius r is uniformly charged with density rho greater than 0 per unit area. The disk rotates about an angular with a uniform angular speed omega. The magnetic moment of the disk will be। दोस्तों आपको देता हूं पूरे की पूरे 45 सेकंड का समय। आसान प्रॉब्लम है, शुरू हो जाइए।
दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम क्या Q बाय 2m होता है। डायरेक्ट दिमाग लगाना ही नहीं है तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है। m निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है डिस्क का, क्या हाफ m r स्क्वायर आई ओमेगा है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I इंटू ओमेगा, तो ये लिखते हैं मैंने I इंटू ओमेगा इंटू Q डिवाइडेड बाय 2m। m ने m को मार दिया, कितना बचा Q ओमेगा r स्क्वायर बाय 4। चलिए तो अब डेंसिटी के टर्म्स में आंसर निकालना है मुझे, राइट। किस टर्म से निकालना आंसर, डेंसिटी। हाँ यहां पर Q को लिख दिया मैंने डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि पर यूनिट एरिया की बने तो जगह इंटू कितना एरिया होगा उसका पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाय 4। तो ये जाएगा रो पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ जगलर थ्रोज अ बॉल इंटू द एयर, ही थ्रोज वन whenever the previous ball is at its highest point. If he throws n balls each second, the height to which each ball will rise will be. आपको मिलता है बच्चों पूरा 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो एन बॉल फेंक रहा है 1 सेकंड में, और वो बॉल कब फेंकता है, जब दूसरी बॉल मतलब जो फर्स्ट बॉल है वो ऊपर चली जाती है, दूसरी बॉल फेंकता है। इसका मतलब टाइम ऊपर जाने में, ध्यान से देखना, एन बॉल फेंकी 1 सेकंड में, तो टाइम जो लगा, क्या मैं उसको 1/n बोल दूं, टाइम ऊपर जाने में 1/n लग गया, ठीक बात है। 1/n टाइम में ऊपर चली गई बॉल। अगर बॉल ऊपर चली गई, आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे चली गई बॉल, ठीक बात है। अब वेलोसिटी निकालो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 निकालता हूं कि मैंने किस वेलोसिटी से फेंका। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या जीरो जाती है वेलोसिटी, u माइनस जी इंटू 1/n, तो मेरी u आ गई g/n। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, g/n। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v या तो लगा लो ut माइनस हाफ at स्क्वायर, या फिर लगा लो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक ही बात है, ये लगा लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो माइनस जी, आपको मैंने बचपन से पता है। हाइट निकल गई h, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जी ने जी को मार दिया, एक जी ने एक जी को मार दिया, ये बचा जी बाय 2n। दिस इज द हाइट। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन an initial velocity of I plus 2j along vertical upward direction, j vertical है, I x में, ठीक है g, the equation of trajectory will be। आपको देता हूं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, थोड़ा यूनिक वे में करते हैं। आ जाओ, हमें पता है y इक्वल्स टू क्या x tan थीटा 1 माइनस g बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर होता है।
क्या आपको यही पता है, यही पता है, यही पता है, यही पता है ना? अब ध्यान से देखना, अगर मैं टेन थीटा और यू कॉस थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दूं तो मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से देखो, बस काम खत्म। यू कितना है? आई प्लस 2j। हमें पता है कि ये x कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब क्या यू कॉस थीटा 1 है और यू साइन थीटा 2 है, ये पता है आपको। और अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, क्या y कॉम्पोनेंट बाय x कॉम्पोनेंट होता है? खेला खत्म, खेला खत्म। मेरा आंसर आ गया x इंटू टेन थीटा की वैल्यू 2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दो 1, खेलम खत्म। मेरा आंसर आ गया g बाई 2 को हमने 5 रख दिया है, 2x माइनस 5x स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायरेक्ट। चलिए अब करते हैं अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22। अ फोर्स F 75 Newton is applied on a block of mass 5 kg along the fixed smooth incline as shown in the figure. Here gravitational acceleration g equals to 10 meter per second square. The acceleration of the block will be. दोस्तों आपको देता हूं मैं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए दोस्तों, हमने कितना फोर्स लगाया? 75 का। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल टफ नहीं। कितना फोर्स लगाया बच्चों? 75 का इधर लगाया, और आपको पता है जो ग्रेविटी का फोर्स है वो mg sin थीटा इधर लगा होगा। ये सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। ठीक बात। अब देखो m कितना है? 5, g कितना है? 10, sin थीटा कितना है? 1/2। मतलब क्या 25 न्यूटन का फोर्स लगा? सॉरी, हाँ 25 न्यूटन का फोर्स लगा। 5 × 5 25। नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, अलोंग द इंक्लाइन 75 माइनस 25 क्या बचा? तो डायरेक्ट पता पड़ गया, अगर एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय मास होता है, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन क्या 50/5 क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द इंक्लाइन। बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 23। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ 50 kg box lying on its floor will remain stationary. म्यू गिवन है आपको 0.3, जी की वैल्यू 10 है। शुरू हो जाइए बच्चों, आसान सवाल। आपको देता हूं मैं 1 मिनट का समय, तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है इसको दो फ्रेम में कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक काम करता हूं, मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करता हूं। जैसे ही मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करूंगा तो मान लीजिए मैं भी ट्रेन के साथ एक्सेलरेट कर रहा हूं। जैसे ये ट्रेन मेरी एक्सेलरेट कर रही है, ए एक्सेलरेशन से मैं भी एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो मुझे सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। एक फोर्स लगा है सूडो फोर्स इधर, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? यहां लग रहा है फ्रिक्शन, इधर बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम, स्टेशनरी। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख दूं, फ्रिक्शनल फोर्स अगर सूडो फोर्स के बराबर हो गया तो मेरा काम खत्म। इसका मतलब 50 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या म्यू टाइम्स नॉर्मल,
म्यू इंटू एम जी। एम ने एम को क्या कर दिया, मार दिया, मतलब म्यू जी। म्यू कितना है बच्चों, म्यू है 0.3, जी की वैल्यू है 10, क्या एक्सेलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आज के 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगली बार और मेहनत और एनर्जी के साथ आपके सामने आएंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, आनंद।